जैसे कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि फैक्ट्स अबाउट मोदी एंड योगी, 25 क्वेश्चंस विद वैलिड आंसर्स। अभी मेरे को ये वीडियो बनाने का इस मकसद क्या है, मकसद कुछ नहीं है, मतलब मैं बस बताना चाहता हूँ कि किस किस तरीके से लोग अपने आंसर्स को लोगों के सामने रख रहे हैं। मतलब अगर हिंदू है तो हमेशा मोदी की और योगी के फेवर में रख रहा है, और अगर मुस्लिम है तो हमेशा इन दोनों के अगेंस्ट में रख रहा है। क्योंकि अगर इस वक्त मोदी और योगी, मैं सीरियसली आपको अपनी अपनी पहली अपनी थिंकिंग बता दूं कि अगर मोदी और योगी इस वक्त सेंट्रल और यूपी में नहीं बैठे होते तो यूपी का हाल बंगाल जैसा होता, और सेंट्रल का हाल जैसे अगर मान लीजिए राहुल गांधी अगर रहते या फिर जो भी रहता तो सेंट्रल का हाल अमेरिका जैसा हो जाता। अमेरिका में मतलब ये नहीं कि अमेरिका जैसा डेवलप्ड नेशन, बाकी आप समझ रहे हो, मैं कोई बात नहीं करूँगा उस पर। पहला क्वेश्चन है कि इज़ मीडिया रियली बायस्ड। यार मैं रुको एक मिनट, इसको देख के लग रहा है कि तुम्हें मीडिया बायस्ड है, कितना मोदी के अगेंस्ट बोलता है, कितना कांग्रेस के फेवर में बोलता है। मतलब आईटी सेल जो बात होती है ना कि बीजेपी आईटी सेल, ये बंदा सामने से बोलता है कि हाँ मैं कांग्रेस आईटी सेल का हूँ। लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, मान लो मीडिया बायस्ड है, मीडिया मतलब दोगली हो गई है, दो तरीके की न्यूज़ दिखाती है, कुछ मीडिया टोटली बीजेपी के साथ हैं, कुछ मीडिया टोटली बीजेपी के अगेंस्ट हैं। लेकिन एक बात बताऊं, लोग मुझसे कह रहे हैं कि यार ये मीडिया दोगली है। एक बार मेरे मतलब एक फ़नी मैं चैट आपको दिखाता हूँ, ये वाली, कि मेरे एक चाचा से चैट हुई थी, जुम्मन चाचा हैं, ये एक फेक चाचा हैं, ऐसी कोई ज़रूरी रियल नहीं है। इन्होंने कहा था कि बेटा ये मीडिया दोगली है, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, थे, रहेंगे। हमने कहा ठीक है भाई, चलो ठीक है चाचा, मीडिया ही दोगली है तो चलो एक बार रवीश कुमार और एनडी टीवी को गाली दे दो। चाचा गुस्सा हो गए, भाई ब्लॉक कर दिया यार मेरे को यार। चलो मैं अगर बताऊं कि अगर मीडिया बायस्ड है तो तबलीगी जमात के ब्लड डोनेशन वाली न्यूज़ क्यों दिखाई। तबलीगी जमात को इतना लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था फॉर स्प्रेडिंग कोरोना वायरस टू द होल कंट्री इंडिया। तो इनके जो अच्छे काम थे, ब्लड डोनेशन वाला काम, मैं भी मानता हूँ कि अच्छा काम था, हालांकि कितना यूजफुल था वो बात की बात है। ब्लड डोनेशन के बाद एक को ब्लड चढ़ाया गया मुंबई में, वो डेथ हो गई, इसको मीडिया ने नहीं दिखाया। मीडिया बिल्कुल बायस्ड है। मीडिया ने तबलीगी जमात के ब्लड डोनेशन के न्यूज़ को क्यों दिखाया अगर मीडिया बायस्ड है तो। बुलंदशहर लिंचिंग में केस में एग्जीक्यूट जो मुरारी था, मुरारी नाम का जो बंदा था, अपने पर्सनल दुश्मनी की वजह से उसने साधु की हत्या कर दी थी। अगर मीडिया बायस्ड थी तो मुरारी का नाम क्यों दिखाया, क्योंकि मुरारी तो हिंदू था। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस अभी कल परसों में रिसेंटली बढ़े हैं, मीडिया ने उस बात को क्यों उतना जोर दिया कि सरकार की पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को बढ़ा रही है। पालघर वाला केस, एक मिनट, पेट्रोल और डीजल वाली जो बात है ना, इसका मैंने क्वेश्चन रखा है, तो आप लोग अभी प्लीज़ पहले शुरुआत से मत गाली देना कि यार उसका तो कुछ रेट बढ़ा नहीं है, बस यूपी में और दिल्ली में बढ़ा हुआ है, और यहाँ पे क्यों बात कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ कि अगर पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़े हैं तो क्यों बढ़ा हुआ है। पालघर वाला जो केस हुआ था वो रिलेटेड टू हिंदू था। हिंदू का नाम किसने दिखाया था, मीडिया नहीं दिखाया था, पहले तो लोगों ने बाकी मुस्लिमों को कर रहे थे। दूसरा क्वेश्चन कि इट मीडिया वर्किंग अंडर द प्रेशर ऑफ बीजेपी। यार अगर पूरी डिटेल में बात करूं तो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मीडिया बीजेपी के अंडर में काम कर रही है इनडायरेक्टली, कि मतलब मोदी ने अपने तरीके से मीडिया को कंट्रोल करके रखा है कि जो मोदी चाहेंगे वही मीडिया दिखाएगी, जो मोदी मना करेंगे वो मीडिया नहीं दिखाएगी। बात हुई थी इसकी वजह से कि पॉजिटिव न्यूज़ दिखाने की। ये बात मोदी ने सबसे पहले शुरुआत में लॉकडाउन के जस्ट एक दिन पहले सारे चैनल के सीईओज और चैनल के एडिटर्स को बुला करके एक मीटिंग रखी थी कि भाई हम लोगों को कोरोना वायरस में कोई भी जो होता है ना कि पब्लिक में अवेयरनेस फैलानी है तो हमें एक तरह से पॉजिटिव न्यूज़ दिखानी है। हालांकि बाद में इन लोगों ने जमातियों वाला केस बहुत हाइक किया, वो मुझे पता है कि वो मीडिया ने गलती की। हालांकि वो इसलिए किया गया ताकि हम लोग क्योंकि मीडिया की मतलब लोगों ने देखा कि जो जमात वाले लोग हैं वो जानबूझकर कोरोना स्प्रेड कर रहे हैं। कुछ फॉल्स वीडियोज़ भी आई थी, मैं उसके बारे में अभी नहीं बात करूँगा क्योंकि वो कुछ फेक वीडियोज़ थी, जिससे कुछ भी, अब आईटी सेल बोलो या जो भी बोल लो, जिसे लोगों ने फैलाया था उस वक्त, जिसके पास भी जो भी वीडियो आ रही थी सबको सच लग रहा था। इनफैक्ट मैंने भी एक दो फेक वीडियोज़ मैंने वायरल कर दिए थे। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ दिखाने का ये मतलब था कि लोगों में पैनिक ना क्रिएट होना। अगर अगर मोदी ऐसे मीटिंग लेते हैं कि कोरोना वायरस के रिगार्डिंग, मोदी अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या फिर कैसे भी मीटिंग लेते हैं तो लोगों को क्या लगता है कि मोदी अपनी तरह से मीडिया को कंट्रोल करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बात बताओ कि अगर मोदी मीडिया को कंट्रोल करना चाहते तो अभी एक भी मीडिया ऐसी ऐसी होती जो आप लोगों को सच्चाई दिखा पाती, कोई आप लोगों को आपके अगेंस्ट में, जो कुछ कुछ चैनल्स हैं जो हमेशा मोदी के अगेंस्ट रहते हैं। अगर मोदी मीडिया कंट्रोल करना चाहती तो भैया वो पीएम है देश का,
वो जो चाहे वैसे कर सकता है, लेकिन तुम लोग उसकी हिटलर से कंपैरिजन करते हो। एक बार ज़रा हिटलर को गूगल पे सर्च कर लेना, हिटलर कैसे क्या करता था और मोदी कैसे क्या करता है, बहुत डिफरेंस है। अगर मीडिया मीडिया को खुली छूट दे दी जाए, तो जैसे ताज अटैक हुआ था जिसमें मीडिया का कितना परसेंटेज रोल था, आपको कितनी मूवीज़ आपको देखने को मिलेगी। द अटैक ऑफ 26/11 जिसमें मीडिया को क्रिटिसाइज़ किया गया था कि मीडिया की वजह से हर जगह पे कौन किचन में छुपा है, कौन फर्स्ट फ्लोर पे है, कौन फोर्थ फ्लोर पे है, हर जगह से, वरना किसी की हिम्मत कैसे होती कि जो इतने बड़े होटल में सिर्फ 8-10 लोग मिलकर के इतना बड़ा टेरर क्रिएट किया था। 3 दिन तक अटैक चला था। ये होटल मुंबई मूवी आई थी लास्ट ईयर, उसके बाद अभी स्टेट ऑफ सीज आई है इसी साल जनवरी में। जी ओरिजिनल की हर ये जितने भी ये ताज होटल के अटैक्स पर बनाया गया है, सब में दिखाया गया है कि मीडिया ही रिस्पॉन्सिबल, मीडिया मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि उसकी वजह से मीडिया के रिपोर्ट्स को, उनकी बाइट्स को देख करके पाकिस्तान में बैठे लोग अपने यहाँ के जो उनके जिहादी लोग थे उनको गाइड कर रहे थे, तो इतना बड़ा टेरर हुआ। अगर अर्नब गोस्वामी की बात करें तो अर्नब गोस्वामी ने जो पालघर लिंचिंग पे जो सोनिया गांधी पे ऊपर सवाल उठाया था, उनका जो असली नाम मतलब एंटोनियो माइनो ले लिया था, तो उसके चक्कर में इनके ऊपर अटैक हो गए थे। मुझे तो भाई इतना तो लग रहा है कि मीडिया जो है, ये जो क्वेश्चन था, ये जो पहला वाला क्वेश्चन था कि इज़ मीडिया वर्किंग अंडर द प्रेशर ऑफ बीजेपी, इसका तो मुझे इतना इन्फ्लुएंस नहीं दिख रहा है। लेकिन भैया कांग्रेस जो इसके ऊपर अटैक करवा दी, क्योंकि अर्नब गोस्वामी खड़े होकर पूरे मीडिया में कंप्लेन कर रहा है, अपनी बात को रख रहा है कि सोनिया गांधी ने मेरे ऊपर हमले करवाए हैं, लेकिन सोनिया गांधी अभी तक सामने आके नहीं कह रही हैं कि नहीं भैया मैंने तुम्हारे ऊपर हमले नहीं करवाए। कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, इज़ मोदी इज़ मिस यूजिंग द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। भाई एक बात बताओ, मोदी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को मिसयूज़ कर रहा है, कम से कम उसने ऐसा तो नहीं किया था जिसको अपने प्राइवेट वैकेशंस के लिए लोग अपने शिप्स को, वॉरशिप्स को, एयरक्राफ्ट्स को अपनी पर्सनल फैमिली वैकेशंस के लिए यूज करते थे। भाई मोदी जो काम इस वक्त, अगर मैं स्पेशली कोरोना वायरस की बात करूं, इस लॉकडाउन के पीरियड में मोदी जैसा अगर काम अगर कोई कर रहा है, इसीलिए उसको वर्ल्ड नंबर 1 पीएम को वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पर भी रखा गया था। यार जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370, सीएए, एनआरसी, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट, ऐसे बहुत सारे काम मैं गिना सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये मोदी ने अपने पीएम पोस्ट का दबाव बना करके, पीएम पोस्ट का फ़ायदा उठा करके, गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल करके आप लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती ये सब चीज़ें लागू किया है, तो भाई इसका मैं आपका कुछ नहीं कर सकता, आपके दिमाग का कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 4, इज़ मोदी रियली द वर्ल्ड नंबर 1। इसके ऊपर बहुत सारा बहस हुआ था यार, कि सर्वे हुआ है और मोदी को कैसे वो कर दिया गया। भाई एक वेबसाइट है, एक ट्विटर पे एक दिन ट्रेंड हो गया था कि एक पॉलस्टार मॉर्निंग कंसल्ट ने एक एनालिसिस किया था, जिसमें सारे देश के पीएम और प्रेसिडेंट्स की एक लिस्ट निकली थी कि कौन कैसा काम कर रहा है कोरोना वायरस को लेकर के। भाई हालत तो आप देख ही रहे हो, हर जगह से 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, और अभी तक आज सिर्फ 50,000 केस हमारे पास हैं। बहुत सारा हम लोगों ने कंट्रोल कर दिया, लॉकडाउन किया। हालांकि इसमें हम इंडियंस का भी बहुत बड़ा हाथ है, हम लोगों ने लॉकडाउन का बहुत अच्छे से पालन किया है। जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे वो पीटे हैं बाहर जाके, उनकी गाड़ियाँ सीज हुई हैं। आपको यकीन ना हो तो सिर्फ 1 या 2 दिन में, स्टार्टिंग के 2 दिन में 3 या 4 करोड़ की इनकम हुई थी, सिर्फ उनसे जो गाड़ियाँ लेके बाहर निकले थे, उनके चालान कटे थे। चालान से सिर्फ यूपी में 3 से 4 करोड़ की इनकम हुई थी, तो वो बात अलग है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई कंपेयरिंग मोदी विद हिटलर। भैया अगर एक बार एडोल्फ हिटलर के बारे में सर्च कर लेना और एक बार इस नरेंद्र मोदी के बारे में सर्च कर लेना, तुम्हें इसका जवाब शायद मिल जाएगा। थाली दिया एंड क्लैप्स आर नेसेसरी। क्या सच में? यार कुछ लोग मतलब थाली दिया क्लैप, भाई खाली बैठे हो वैसे ही बजा दो, कोई दिक्कत नहीं है। दिन भर तो खाली बैठे हो, मतलब सवाल उठा रहे हो, मोदी को गाली दे रहे हो, ये काम भी कर लो। अगर इससे कई लोग इसको सवाल उठा रहे हैं कि यार दिया जलाने से क्या होगा। मैं एक बात बताऊं, इंडिया गेट पे इतने लोग रेप के अगेंस्ट में और भी बाकी सारे मुहिम के अगेंस्ट में कैंडल मार्च करते हैं। भाई इसकी भी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, इससे भी कुछ बदलने वाला नहीं है, इससे भी कोई संविधान में चेंज नहीं होने वाला है। बस ये दिखाता है कि वी स्टैंड विथ एक सपोर्टिव कॉज के लिए हम लोग एक साथ खड़े हैं। उसमें कोई यार ऐसा कुछ नहीं होता है कि मोमबत्ती जलाने से कोई रेपिस्ट के मन में जो उसके अंदर जो भावनाएं हैं वो पिघलती नहीं है। लेकिन हम लोगों का ये होता है ना कि हम लोग ये रेप के अगेंस्ट में हम लोग एक साथ खड़े हैं।
यार तुम लोगों ने तो मतलब ये जितने भी हम लोगों ने आर्मी के लिए, आर्मी के मरने पर, आर्मी के जवानों के शहीद होने पर, उनकी बलिदान की वजह से जो हमारे अंदर जो देश प्रेम का जज्बा जगता है, उससे हम लोग जो कैंडल मार्च लेके निकलते हैं, तुम्हारे उस सवाल ने लेकर के ना ये सारी जो ये हम लोगों ने जितने प्रोटेस्ट किया ना, सब पे एक धब्बा लगा दिया कि यार ये हम लोगों ने किया तो किया क्यों। क्योंकि मतलब तुम जैसे जाहिलों की सोच को लेकर के, अगर यार तुम ये देखो, हम लोगों ने जवानों के लिए हम लोगों ने कैंडल जलाया है, इनके मरने के बाद ये कैंडल जलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम लोग अपने दिल की भावनाएं, अपने अपने जज्बात, अपने अपने जज्बात जाहिर कर रहे हैं। लेकिन ये बात ना तुम्हें समझ नहीं आएगी, क्योंकि अमर जवान, क्योंकि तुम लोगों का सवाल जो है ना, ये अमर जवान ज्योति पे यहाँ पर एक ज्योति चलती रहती है, गांधी मैदान में भी एक ज्योति जलती रहती है। तुम लोगों ने यार, अगर तुम लोग ये काम करो ना, तो तुम लोग इस सब पे भी सवाल उठा दोगे कि ये सब क्यों, ये सब तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, अमर जवान ज्योति का कोई मतलब ही नहीं है। तुम लोग ऐसे मतलब तुम्हारी सोच है। कैंडल लाइट मतलब हम लोगों ने इतने ज़्यादा अब तक कैंडल मार्च किए हैं, लेकिन आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। बस मोदी ने कहा कि हम दिया जलाएंगे, तो तुम लोगों ने उसे दिवाली समझ लिया। मतलब कोई भी रेप के अगेंस्ट में हम लोगों ने कितने भी किए थे, डॉक्टर से स्ट्राइक करते हैं तो वो हमेशा कैंडल मार्च लेके निकलते हैं। भैया हर आदमी कश्मीरी, वैसे कश्मीरी लोगों जैसे गन लेके नहीं निकलता है, हमारे हाथ में कैंडल होती है, हम वही जलाते हैं, हम घर नहीं जलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? अरे यार ये बहुत बड़ा सवाल हुआ था, मैं एक एक चीज़ में निकाल लूँ आपका कि 2019 में अभी जो आया है ना, ये तो बता दिया भैया कि 2 पॉइंट स्लिप कर गया नीचे, या क्या हो गया, मीडिया को कंट्रोल कर लिया है मोदी ने, मोदी अपने हिसाब से मीडिया को चला रहे हैं ये। अरे क्या यार, एक बार ना विकीपीडिया खोल लो ज़रा। एक बात बताओ, 2019 में 142 था, 18 में 138 था, 17 में 136 था, 16 में 133 था, 15 में 136 था, फिर 14 में 140 था, 14 में जब मोदी आए थे 140 था, 14 की रिपोर्ट 136। भैया 4 पॉइंट डायरेक्टली नीचे गया था, तो तब तो तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा था, तब तो तुम कुछ नहीं, किसी को पता भी नहीं था। यार इसके बारे में किसी को पता भी नहीं होगा, मुझे इस बारे में लास्ट ईयर पता चला था, लेकिन इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स लेने की ज़रूरत नहीं थी मुझे, इसलिए मैं, लेकिन तुम लोगों के लिए खास करके एक बात बताओ, 2006 में 105, 2007 में 120 और 2008 में सीधे 118। 2008 में अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये 26 नवंबर 2008, यानी कि नवंबर 2008, यानी कि अगर इसको 2009 में स्टार्टिंग में ले चलो, 2009 का डेटा आएगा 2010 में। 2010 में रेट कितना हो गया था? 122। 2009 में कितना था? 105। तो क्या मैं अगर इसे जोड़ूं, तुम्हारे से मतलब जाहिल तो नहीं हूँ, लेकिन क्या एक सवाल मैं तुम लोगों से पूछ सकता हूँ कि 2009 में, यानी कि 2008 के एंड में, यानी कि 2009 में जो अटैक हुए थे, उस अटैक में जितने भी कसाब और ये इसके साथी आए थे, उसके हाथ में रक्षा सूत्र बंधा था, जिसमें ये उनका ये मकसद दिखाना था कि हिंदू टेररिज्म, ठीक है, अगर वो लोग सारे लोग मर जाते तो यही होता कि ये लोग हिंदू थे। मतलब वहाँ से 2009 से तुम्हारी सरकार की ये सोच थी कि हम लोग हिंदू टेरर दिखाएंगे, हिंदुस्तान में हिंदू टेररिज्म दिखाएंगे। लेकिन तुम्हारी किस्मत ख़राब कि हम लोगों ने कसाब को ज़िंदा पकड़ लिया और सारी बातें पता चल गई कि वो सारे के सारे मुस्लिम थे, कोई भी हिंदू नहीं था। उन लोगों ने बस एक रीज़न की वजह से वो हाथ में कलावा पहना हुआ था कि उनको हिंदू टेरर दिखाना है, ठीक है। तो क्या ये सब मीडिया को परेशान करने के लिए, मीडिया को कंट्रोल में करने के लिए इतनी रैंकिंग डिफरेंस हुई थी 105 से 122? ज़रा इस बारे में सोचना, ठीक है, उसके बाद आकर के सवाल करना, क्योंकि तुम्हारे कांग्रेस ने भी हमें 140 पर छोड़ के गई थी और हमने अभी तक सिर्फ 142, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अगला सवाल, एंटोनियो माइनो या फिर सोनिया गांधी? भैया मेरा अगर पर्सनल सवाल पूछो तो मैं एंटोनियो माइनो ही बोलूँगा, क्योंकि अगर अगर उन किसी का असली नाम लेना गलत है तो योगी का असली नाम क्यों कोई लेता है, लिस्ट करके उनको क्यों बुलाता है? और योगी तो छोड़ो यार, सोनिया माइनो, इनका अगर मैं पूरा नाम देखूं तो सोनिया गांधी फुल नेम अगर गूगल में सर्च करूंगा तो सोनिया माइनो है, नॉट गांधी, ठीक है। और प्रधानमंत्री को तुम लोगों ने इतनी गालियाँ दी हैं, सिर्फ कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ तो, हाँ, ऊपर क्या लिखा है मैं थोड़ा सा पढ़ दूँ, क्योंकि भैया ये 50 लोगों की गालियाँ हैं, मैं गालियाँ इतना पढ़ नहीं सकता, क्योंकि क्या पता मेरे को हटा ही दिया जाए मेरी ये पूरी वीडियो। इस ऊपर लिखा हुआ है कि आज़ादी के बाद देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस के नेता गाली देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। कर्नाटक कांग्रेस के नेता और विधायक बी नारायण राव ने प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्दों की बौछार करते हुए उन्हें नामर्द कह दिया है। देखिए कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री को कब कब गाली दी। अभी देखो मैं सिर्फ गाली पढ़ूंगा, नामर्द, आतंकवादी, उसामा दाऊद, हाँ, तानाशाह, हिटलर, हिटलर तो खैर आज भी बुलाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, मोदी की माँ को अपशब्द, साला मोदी, मोदी का बाप कौन है, डॉलर मोदी की माँ जितना गिरा, और कौन
कौन सी, मानसिक बूढ़े, निकम्मा, मानसिक बीमार। मैं ऐसे ऐसे थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ, आप खुद पढ़ लेना भैया। गंदी नाली का कीड़ा, गंगू तेली, पागल कुत्ता, अरे यार बहुत कुछ है, मैं नहीं पढ़ूँगा इसको। अगला क्वेश्चन, रिलीजन मीन धर्म, मजहब और बोथ। यार ये सवाल कहाँ से आ गया यार, तुम लोगों का सवाल भी बहुत अजीब है। रिलीजन मतलब धर्म होता है, मजहब होता है, या फिर बोथ होता है। रिलीजन मतलब तो भैया धर्म और मजहब दोनों ही होता है, बोथ होता है, लेकिन धर्म का मतलब रिलीजन ही नहीं होता है। धर्म का मतलब बहुत कुछ होता है, और मजहब का मतलब भी रिलीजन ही नहीं होता है। नहीं, मजहब का मतलब सॉरी, मजहब का मतलब सिर्फ रिलीजन होता है, लेकिन धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है सिर्फ। उसका मतलब बहुत सारे होता है, सेक्रीफाइस होता है और आत्मरक्षा होती है, बहुत कुछ होता है धर्म का मतलब, लेकिन मजहब का मतलब सिर्फ रिलीजन होता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, रिलीजन मीन्स धर्म, मजहब और बोथ, ये बहुत अलग चीज़ है। मैंने गूगल किया था तो देखो, मजहब का मतलब मुझे निकला, मजहब को मैंने हिंदी से ट्रांसलेट किया इंग्लिश में तो रिलीजन निकला, ठीक है। लेकिन अगर मैंने धर्म को ट्रांसलेट किया, धर्म का रिलीजन का मतलब, तो पहला मतलब रिलीजन है जो मेजर है, ठीक है। लेकिन उसके बाद सच्चाई, पवित्रता, धर्म, ईमान, निष्ठा, पाबंदी, शुल्क, ड्यूटी, राइट, लॉ, वर्च्यू, नेचर, ह्यूमैनिटी, मजहब, मेरिट, एट्रीब्यूट, कर्तव्य। तो जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली रामायण में देखा, जिससे कई लोगों को उंगली हो गई थी, रामायण क्यों चला दिया, रामायण क्यों चला दिया। कई लोग तो कह रहे थे भैया गरीबों को रोटी नहीं दो, रामायण दिखा दो, महाभारत दिखा दो। मतलब इनकी सोच जाहिल है साले, छोड़ो। मतलब जो मैं ये सोच रहा था कि रामायण में मैं ये सवाल क्यों निकला, ये सवाल इसी वजह से आया था कि मैंने जब रामायण देख रहा था तो उसमें भगवान राम हमेशा ये कह रहे थे कि धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के लिए, धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तो यार जब उस वक्त मुस्लिम, क्रिश्चियन कुछ था ही नहीं, सिर्फ हिंदू थे, धर्म नहीं था उस वक्त, तो धर्म धर्म क्यों कह रहे थे। कोई रिलीजन अलग था ही नहीं, सिर्फ हिंदू रिलीजन था, सनातन धर्म है, तो सिर्फ हिंदू ही थे, तो बाकी धर्म का मतलब क्या हुआ। तो रामचंद्र जी के धर्म का मतलब ये सब था कि सदाचार, गुड़, भलाई, ये ना, ये सब चीज़ें हैं ना धर्म का मतलब होती हैं। लेकिन अगर मैं धर्म कहता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं, मैं कहता हूँ धर्म की रक्षा थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हिंदुत्व की रक्षा के लिए आ रहा हूँ। और लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मज़हब की रक्षा करे, तो ये मैं इस्लाम के लिए ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि मज़हब का मतलब सिर्फ रिलीजन होता है। भैया अगर तुम लोग मेरी बात ना समझो तो फिर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, इस्लामोफोबिया इन इंडिया, क्या ये सच है। अरे यार, इस्लामोफोबिया अगर इंडिया में होता तो तुम लोग ये ना ट्रेंड नहीं करा पाते इस्लामोफोबिया, ठीक है। बस इतनी सी बात है कि तुम लोग चिल्लाते रहते हो कि इस्लामोफोबिया हो गया है, इस्लामोफोबिया हो गया है, इस्लामिक कंट्री को इस्लाम को यहाँ से हटाया जा रहा है, सिर्फ हिंदू राज्य बनाया जा रहा है। भैया एक बार दिमाग लगा लो यार, 135 करोड़ की जनसंख्या है यहाँ पर, 25 से 30 करोड़ मुस्लिम आबादी है, 95 से 100 करोड़ हिंदू आबादी है। कोई यार, एक राम मंदिर बनाने में अपनी ही जगह पर, राम जी की मंदिर के जगह पर ही राम मंदिर बनाने में हमें कितने साल लग गए। तो तुम्हें लग रहा है कि कोई भी सरकार उसको उठा के अचानक से 25 करोड़ जनसंख्या को उठा के वो कर देगी। यार तुम लोग साइन बाग में बैठ जाते हो, पूरे कंट्रोल कर सकते हो तुम लोग गवर्नमेंट यार, और तुम लोग ऐसा सोचते हो कि इस्लामोफोबिया इन इंडिया। बेटा अगर इस्लामोफोबिया होता ना तो तुम लोग इंडिया में ट्रेंड भी नहीं कर पाते। डेमोक्रेसी का इतना फ़ायदा मत उठाओ कि किसी का नुकसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11, यूजिंग सैफरन फ्लैग और यूजिंग हिंदू गॉड नेम इज़ इलीगल। क्योंकि अभी बहुत सारे हुआ हैं कि कई लोग सैफरन फ्लैग का यूज़ कर रहे थे तो उनके ऊपर केस बन गया, लेकिन एक बहुत अच्छा रिप्लाई दिया था। लेकिन एक बात बताओ यार, कि ऐसा सिर्फ ऐसे ही हुआ क्या, धर्म के आधार पर भेदभाव हर जगह होता है, ठीक है। विश्वविद्यालय का नाम अगर देखो तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों के नाम में भी हिंदू और मुस्लिम या फिर ये सब आता है। कानून में अगर मैं बात करूँ तो मुस्लिम पर्सनल लॉ इन इंडिया, हिंदू लॉ। राजनीतिक दलों में बात करूँ तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। व्यक्तिगत नाम अगर किसी का लूँ तो अल बुखारी, अल मोहम्मद। लेकिन और हिंदू में देखूँ तो राम मनोहर। जगहों के नाम में भी देखो तो अलीगढ़ जो यूपी में है, और दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है। लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एक सवाल, एक बात बताओ कि ऊपर हर लोग पार्टी, कानून, विश्वविद्यालय इत्यादि के नाम में भगवान, खुदा, हिंदू, मुस्लिम जैसे नाम और शब्द मौजूद हैं, लेकिन बवाल सिर्फ एक ठेले वाले के नाम पर हुआ। क्यों? क्योंकि वो गरीब था। सोच बदलो, बहुत वो है यार। ये बड़ा मज़ा आया था मुझे अभी, मेरठ पुलिस ने जो किया था ना, कि एक बंदे ने, किसी ने फ़ोटो भेज दिया था। अब उसका नाम मुझे क्या है, नाम ये है तहजीब, तहजीब टीवी इंडिया रिपोर्टर बनते हैं। दो रिट्वीट नहीं आते इनके ट्वीट पर, और रिपोर्टर हैं ये टीवी इंडिया के, खुद को ऐसा बताते हैं ये। इन्होंने ट्वीट किया था कि सर ये बंदा अपने सब्जियों की दुकान पर, सब्जी के ठेले पर सॉरी, सैफरॉन फ्लैग लगा के घूम रहा है, ये इलीगल काम कर रहा है। तो मेरठ पुलिस ने क्या रिप्लाई दिया था ये देखो, कि उस व्यक्ति को लॉकडाउन में सामान बेचने की अनुमति प्रदान है, सोशल डिस्टेंसिंग व लॉकडाउन का पालन करते हुए निर्देशित किया गया है।
और उसके बाद से तहजीब टीवी इंडिया ने अपने ट्वीट डिलीट कर दी ना, तो मैं उनकी ट्वीट भी यहाँ पर रखता। चलो क्वेश्चन नंबर 12, मार्कंडे काटजू ये कौन है पता है आपको? एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज हैं ये। इनकी सोच देखो, इन्होंने कहा था कि अगर आप किसी को, रोमन एम्परर एक बार कहा करते थे कि अगर आप किसी को ब्रेड नहीं दे सकते, खाना नहीं दे सकते, तो उन्हें सर्कस दिखा दीजिए, ठीक है। और आज मॉडर्न इंडिया में एम्परर्स, मतलब इनके मतलब है कि मोदी ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी को खाना नहीं दे सकते, मोदी का मानना ये है कि अगर आप किसी को खाना नहीं दे सकते तो उन्हें रामायण और महाभारत दिखा दीजिए। कितना आसान हो गया ना कि धर्म के सवाल, धर्म को सीधे उठा करके किसी के ऊपर सामने थोप देना, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी है, कर सकते हैं, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है। अरे यार, मतलब मैंने इनको जवाब दिया था अपने ट्विटर हैंडल से ही, पता नहीं इन्होंने मिला या फिर मुझे ब्लॉक तो नहीं किया फिलहाल इसने, मतलब पढ़ा नहीं होगा कि भैया, मतलब जिसके घर में खाने को रोटी नहीं होगी उसके घर में टीवी होगा जो बैठकर रामायण और महाभारत देखेगा। मतलब इनकी सोच को सलाम। और ये वही आदमी है ना जिन्होंने, जैसे जो अटैक्स होते थे कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक होते थे, इन्होंने कहा था कि कश्मीर तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ साथ तुम्हें बिहार को भी लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने लिखा था कि ये पार्थ, अगर मैं गलत ना हूँ तो तुम वही हो ना जिसने पाकिस्तान को कश्मीर के साथ साथ बिहार देने का कॉम्बो पैकेज ऑफर किया था। लेकिन ये सही बात है यार कि बुढ़ापे में ना इंसान सटिया जाता है, 60 के ऊपर सटिया, मतलब 60 के ऊपर जब जाता है ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब बहुत लोगों से मैं मिल चुका हूँ ऐसे। हाँ, अब एक और बात कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यार कि वाई हिंदूज़ आर ब्लेमिंग तबलीगी जमात फॉर स्प्रेडिंग कोरोना वायरस इन इंडिया। यार हिंदू ही नहीं, सिर्फ कुछ पढ़े लिखे मुस्लिम भी तबलीगी जमात को मान रहे हैं कि उन लोगों ने कोरोना वायरस स्प्रेड किया था। ये मैं जो केसेस बताऊँ ये यूपी के केस हैं, बाराबंकी, कौशाम्बी, बिजनौर। इसके में कंप्लीट लिस्ट यहाँ पर है, ये है डिस्ट्रिक्ट वाइड 13 अप्रैल की लिस्ट है। ये शाम को 6 बजे यूपी गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था कि एक पहले ऊपर बना था कितने रोगी हैं पुष्ट रोगी, और आज तक के कितने रोगी, और तबलीगी जमात की पुष्ट रोगियों की संख्या। तो मैं आपको बताऊं 35 में से 22। और एक और बात कि आज तक तबलीगी जमात तथा इनके संपर्क में आए व्यक्तियों में से कुल रोगियों की संख्या टोटल 35 में से 22 आज वाले में ये निकले हैं। 73 लोग इनके टच में आए थे, 4 लोगों में अभी आज कोई नहीं, 4 लोगों में कोई नहीं, 5 में से 2, 11 में से 11। ही कहाँ का भैया? सहारनपुर। ओ माय गॉड। और मैं आपको टोटल कंप्लीट लिस्ट दिखाऊं, यहाँ पर है। टोटल केसेस हुए थे 75 एक दिन में, 35 लोग तो जमात वाले थे। टोटल केसेस इंडिया यूपी में आए थे 558 एज ऑफ 13 अप्रैल 2020, जिसमें से 307 लोग तो मरकज वाले थे, जमात वाले थे। ये स्पेशली इसलिए दिखाया गया। अब ऊपर देखो, 1 में 1, 2 में 0, 1 में 1, ये क्या है मतलब? और सिर्फ आप कहोगे कि नहीं ये यूपी की, ये लिस्ट देखो, ये 3 अप्रैल की है। टोटल उस वक्त 478 केस थे, जिसमें से 332 जमात वाले थे। और क्यों लोग कहते हैं कि इनको हम लोग डिफेम कर रहे हैं और इनको हम लोग वो कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। यार ऐसा नहीं है, जो सच है उसको सच के सामने बोलो यार, क्योंकि जब तक सच के साथ साथ सच नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है इस देश का। सिर्फ अगर तुम कहोगे कि यूपी में योगी बाबा ने ज़बरदस्ती जानबूझ के करा है, तो भैया एक बार ये रिपोर्ट भी देख लो। रिपब्लिक टीवी की रिपोर्ट है कि दिल्ली में 90% केसेस जो आए थे, नए वाले केसेस 356 न्यू केसेस, जिसमें से जमात वाले ही 90% थे। 260 के आसपास, 270 के आसपास, 270 से भी ज़्यादा, 274 के आसपास ये लोग जमात वाले केस थे। तो इसीलिए हम लोग डिफेम कर रहे हैं। उसके बाद भी कई लोगों की वीडियो वायरल हुई थी कि वो थूक रहा है, उस पर नोटों पे लगा के थूक रहा है। कुछ लोग सब्जियां बेच रहे हैं, संतरे बेच रहा था एक बंदा, तो उस पर थूक लगा रहा था और बाद में अगले दिन गिरफ्तार हुआ, वो नोट वाला गिरफ्तार हुआ। ऐसे लोग गलत है यार। ये देखो, अरुणाचल प्रदेश में 100% केस जमात वालों का था, अंडमान एंड निकोबार में 91% केस, और नीचे ऐसे आता है दिल्ली में 68% केस, यूपी में 58% केस, हरियाणा में 53%, मतलब मोर देन 50% केस। और एवरेज देखो तो 60% केस जमात वालों का कंट्रीब्यूशन था। अभी ये कुछ दिन पहले का डेटा है, मुझे इस वक्त का नहीं पता। अगला क्वेश्चन कि मुरादाबाद केस वॉज फेक। भैया मुरादाबाद यूपी में है और यूपी में बाबा बहुत अच्छे से चाल चल रहे थे। अभी मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, रुको देखो। ये है वीडियो मुरादाबाद वाले केस की, ठीक है। और एक और वीडियो देखो, ये लोग छत पर से पत्थर मार रहे हैं। पता है किसको? ये छत पर से पत्थर उन लोगों को मार रहे हैं जो डॉक्टर्स आए थे, जो पुलिस की टीम आई थी इनके यहाँ कोरोना जांच करने के लिए, ये लोग उनको मार रहे हैं। तो कोई बात नहीं,
कोरोना योद्धाओं पे पथराव हुआ था, तो सुबह 3 बजे कोर्ट खुलवाया गया, 5 बजे इनको जेल भेज दिया गया। 17 पत्थरबाज थे, जिसमें से कुछ औरतें भी थीं, आपको पता नहीं है, कुछ औरतें भी थीं जिसमें से। यूपी है भैया, यूपी में कुछ नहीं कर सकते, बाबा यहाँ पर हैं। योगी जी कार्यप्रणाली में अगर आपको दिखाऊं कार्यप्रणाली, तो 12 बजे करीब मुरादाबाद में दंगाइयों ने हमला किया दोपहर में। 3 बजे तक 17 पत्थरबाज पुलिस और महिला गिरफ्तार हो चुके थे। शाम को 7 बजे उन पर एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। रात को 3 बजे अदालत खुली। सुबह 5:30 बजे सबको जेल भेज दिया गया। एनएसए लगा इनको 1 साल, अब तक घर पे बाहर भी नहीं आ सकते हैं, और जितना नुकसान हुआ है वो तो भरपाई होगी ही इनसे। ये देखिए, ये लोग पकड़े के अगले दिन ये लोग जा रहे थे, उसी दिन शाम को ये लोग पकड़ के पुलिस वाले इनको ले जा रहे थे। और अगले दिन मैं आपको बताऊं, इस वक्त मेरे पास फ़ोटो शायद नहीं होगी, मैंने भूल गया फ़ोटो रखना, कि अगले दिन यही पुलिस वाले जब इनके यहाँ जांच करने आए दोबारा, यही पुलिस और डॉक्टर्स की टीम जब वापस आई तो उनके ऊपर ये लोग फूल बरसा रहे थे। योगी है तो मुमकिन है यार। अगला क्वेश्चन, बरेली पुलिस वर्सेस टेररिस्ट। बरेली ही नहीं, मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ये कन्नौज का, ये एक्सीडेंट कन्नौज का है, जिसपे पुलिस वाले के ऊपर पत्थर मारा गया था। अभी लोड नहीं होगा। ये कन्नौज का एक्सीडेंट है, ये लोग आप देखो जरा इसको। ओके, पूरा देश परेशान है। ये बरेली का है। इन बरेली में इनको बहुत, ये पुलिस वालों ने इनको बहुत मारा था इनको। यूपी में तो नहीं कर पाओगे दंगे, इतना तो पक्का पता है भैया। अटैक ऑन पुलिस एंड डॉक्टर्स आर कॉमनली इन मुरादाबाद एंड औरंगाबाद। भाई हाँ, ये बात तो सच है यार, कि अभी कुछ दिन पहले की मैं बात करूँ तो यूपी पुलिस पर, डॉक्टर्स की टीम पर, मतलब ऐसे लोग हमला करते थे कि जैसे कि क्या, मतलब कुछ भी हलवा हो गया पुलिस के ऊपर हमला कर दो, कुछ भी कर देते थे, जो भी करते थे। अभी मैं आपको ये वाली वीडियो, ये पुलिस ने गाड़ी रोकने की कोशिश की और ये लेके चले गए। फिर उसके बाद से ये मुरादाबाद वाला हमला है, ये देखो, औरंगाबाद की मेडिकल टीम पर हमला हो गया था, 11 लोग घायल हो गए थे। बहुत ही आसान बना दिया था इन लोगों ने, कि मतलब कुछ भी करते रहो, पुलिस पे मार दो। अभी कल जो वहाँ पे कश्मीर में इंडियन आर्मी ने उसको मारा है, 12 लाख की इनामी, उसका तो नाम भी मुझे पता नहीं क्या नाम है, उसका नाम भी भूल गया मुझे। उनको मारा है, तो उसके लिए कश्मीरी लोग अब पुलिस वालों पे, आर्मी वालों पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। यार सुधरेंगे नहीं ये लोग। हाँ एक बात बताओ, पालघर जो केस हुआ था, वो क्या पुलिस फेल हो गई थी? अब गाली दे रहे हो मुझे कि यार वो फिर तुम हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढोगे। नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ बीजेपी के नेता भी उसमें इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन यार यहाँ पे जो पुलिस कर रही थी, ये वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो जो पुलिस ने किया वो भी मतलब उतना सही नहीं था। ये 2 आदमियों को मार दिया गया पुलिस की निगरानी में, पुलिस के सामने ये 2 पुलिस वालों को मार दिया गया। हाँ सही बात है, लोग कह रहे हैं कि पुलिस करती भी क्या, जब तक टीम आई तब तक इनको मार दिया गया। भैया मैं आपको कहानी बताऊं तो उस दिन 2 साथियों को जब भीड़ ने उतारा, उनका कहना था कि हमें लगा कि लोग किडनी चोर हैं। भाई उनकी एज थी 60 के ऊपर, 60 या 65 के ऊपर एज थी, ठीक है। अगर उनको 2 लाठी मारते फिर वो उनको बंधक बना के रख लो, पुलिस आए तो पुलिस के हवाले करो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, तुम लोग भीड़ हो, हैवान नहीं हो कि जो मिला बस पहले उसको मार दो। और मैं बताऊं कि इन लोगों का मकसद ही था कि इनको मार के फेंक दो, क्योंकि पुलिस के आने के बाद भी ये लोगों ने कंट्रोल नहीं किया, पुलिस भी सिर्फ हाथ पे हाथ धरे देखती रह गई। इसी के लिए उद्धव ठाकरे के ऊपर बहुत भी थू हुआ था उनके ऊपर, क्या बताऊं। लोग कह रहे हैं कि हाँ, कि एक पुलिस वाला था, 1-2 पुलिस वाले क्या कर लेते, 4-5 पुलिस वाले टोटल वहाँ पर थे, क्या कर लेते, क्योंकि वो इलाका ऐसा था। लेकिन यार ये सरदार जी की मैं अगर आपको बात बताऊँ, ये हैं सब इंस्पेक्टर गगनदीप सिंह, उत्तराखंड पुलिस में। इन्होंने एक लड़के को एक थर्स्टी मॉब से बचाया था, एक पागल भीड़ से बचा लिया था अकेले खड़े रह करके, ठीक है। तो क्या पता शायद पालघर में भी ऐसे पुलिस वालों की ज़रूरत है। अनुराग कश्यप, यार ये तो बंदा तो पागल ही है, सीए के टाइम से ही, एनआरसी के टाइम से ही भैया अपना पूरा फिल्म डायरेक्शन छोड़ करके दिल्ली आके बैठा हुआ था। जैसा लग रहा था कि अगला इलेक्शन इसी के पास होगा। इसका मैं ट्वीट दिखाऊं आपको, देखो कितना बाइस्ड बंदा है ये। हिंदू के अगेंस्ट में 2017 में बोला था इसने 28 जनवरी को कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैव टू स्टेप्ड आउट ऑफ ट्विटर इनटू द रियल वर्ल्ड एंड हिंदू टेररिज्म इज़ नॉट अ मिथ एनी मोर। पता नहीं 2017 में ऐसा क्या हो गया था, इसको लगा ऐसा कि हिंदू टेरर बहुत तेज फैल रहा है। सम दैट गिव्स द राइट कॉन्सेप्टिंग ऑफ द एज सोल फंडामेंटलिस्ट हिंदू टेररिस्ट। ये मतलब हिंदू टेरर कैसे करता था। और
यहाँ पर जो मनीष ने लिखा था कि मैं स्तब्ध हूँ, दो इंसानों को पीट पीट कर मार डालते कई नरभक्षों को देखा, मगर मैं चुप रहूँगा, मगर सुनना चाहूँगा उन सेकुलर आवाज़ों को, उनकी भर्त्सना को। इस पे लिखा था कि इसमें हिंदू मुस्लिम के एंगल ना ढूंढें। ये ट्वीट कब की है? 19 अप्रैल 7:28 PM की। इनको रात में ही पहले ही पता चल गया था कि इसमें हिंदू और मुस्लिम नहीं है, लेकिन 28 जनवरी को इनको पता नहीं था रात को 2:22 पर कि उसमें हिंदू टेरर है। इनको उस वक्त पता था रात को 2 बजे कि उस वक्त हिंदू टेरर है, लेकिन 19 अप्रैल को जो शाम को 6 या 7 बजे की घटना थी, लेकिन 7:28 को ये कह रहे हैं कि इसमें हिंदू और मुस्लिम ना ढूंढें। इनको 1 घंटे में इनको सब कुछ पता चल गया कि उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है। मतलब यहाँ पर जो पालघर में जो हुआ उसने भीड़ ने किया, और जो 28 जनवरी 2017 को जो रात में हुआ वो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उसमें हिंदू टेररिस्ट थे। कमाल है यार। आहो स्वरा भास्कर, इनका तो क्या ही कहना। मतलब स्वरा भास्कर को पाकिस्तान प्रेम इतना ज़्यादा है ना कि मैं, अगर मेरे पास वीडियो होगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। पहले ये दिखा देता हूँ कि ऋषि कपूर के ट्वीट पर इन्होंने क्या कहा था। खैर ऋषि कपूर की बहुत सारी फिल्में आई हैं। ऋषि कपूर 40-50 साल से फिल्म इंडस्ट्री में थे, लेकिन इन्होंने क्या लिखा था कि अनस्पीकेबल ग्रीफ अनदर लीजेंड पासेस अवे, ब्लेस यू हैव वर्कड ब्रीफली ऋषि कपूर सर इन औरंगजेब। इन्होंने सिर्फ औरंगजेब मूवी देखी है, औरंगजेब मूवी में काम किया था, इसलिए इन्होंने औरंगजेब का नाम डाल दिया। भैया किसी और मूवी की शायद आप देख ना पाओ, कोई बात नहीं। इन्होंने इनके, मैं पाकिस्तान फिल्म बताऊँ कि इन्होंने इनका, ये आप पेपर का आर्टिकल पढ़ लो इंडियन एक्सप्रेस का, और मैं इनको बताऊँ कि एक हमारे पास वीडियो थी, शायद अभी नहीं है वीडियो। उसमें इन्होंने कहा था कि अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क, मतलब जो भी जितने भी देश हैं, हाई फाई देश हैं, वो पाकिस्तान के आगे कुछ भी नहीं है। मतलब समझ रहे हो, इनकी मेंटालिटी देखो कि पाकिस्तान सबसे ऊपर है। जिनका PM इस वक्त भीख मांग रहा है हर न्यूज़ चैनल पे आकर के कि आप हमें पैसे दे दो, पैसे दे दो। डोनेशन नहीं मांग रहा है, भीख मांग रहा है। अगला, रेट ऑफ लोन ऑफ 68,600 करोड़ ऑफ विलफुल डिफ़ॉल्टर। पहली बात तो ये कि विलफुल डिफ़ॉल्टर्स किसको कहते हैं, राइट ऑफ का मतलब क्या होता है ये आप जान लो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही कुछ भी उठा करके बोल देते हैं कि, पहले तो विलफुल डिफ़ॉल्टर के बारे में बता दूं कि विलफुल डिफ़ॉल्टर उनको कहते हैं जो लोन दिए हों और लोन रिटर्न करने की कैपेबिलिटी रखते हों, फिर भी लोन नहीं दे रहे हो, वापस ना कर रहे हो। और राइट ऑफ करने का मतलब वेव ऑफ करना नहीं होता। राइट ऑफ करने का मतलब होता है कि हमने उसको बट्टे खाते में डाल दिया, उसकी रिकवरी जारी रहेगी, लेकिन उसको माफ़ नहीं किया जाएगा। वेव ऑफ का मतलब है कि माफ़ कर देगा। पहले तो यार ये कांग्रेसी, मतलब क्या बताऊँ यार, राहुल गांधी पागल आदमी है। टुडे एट टाइम निर्मला सीतारमन ने राहुल गांधी को रिप्लाई किया था कि भैया एक बार ज़रा अपना याद कर लेना कि 1,45,226 करोड़ का लोन किसने राइट ऑफ किया था 2009-10 में, और 2013-14 में किसने राइट ऑफ किया था, किस गवर्नमेंट ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब राइट ऑफ किया था तो राहुल गांधी एकदम चुप थे कि भैया मम्मी गुस्सा हो जाएंगी, इटली गुस्सा हो जाएगी। लेकिन पहली बात तो ये कि भैया राइट ऑफ का मतलब वेव ऑफ नहीं होता है, बात ख़त्म इसी बात पर की। और इसमें इन्होंने लिखा था कि 4 साल का जो साइकिल होता है RBI का, इसलिए इसकी वजह से इन्होंने राइट ऑफ किया है, बट्टे खाते में डाला है। लेकिन यहाँ लास्ट में लिखा है कि नो लोन इज़ वेव्ड ऑफ, कोई भी लोन हटाया नहीं गया है। इसके बाद इन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि हम लोगों ने कितने कितने की रिकवरी कर ली एक एक लोन वालों से। और क्या नाम था, रघुराम राजन, अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने, यंग राहुल गांधी ने रघुराम राजन जी के साथ बैठ के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रघुराम राजन जी ने जितनी सारी बातें कही वो सब सच मान लिए। तो ज़रा एक बात ये भी बताएं कि रघुराम राजन जी ने अभी कुछ दिन पहले मतलब इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि 2006 से 2008 के बीच में कांग्रेस सरकार के अंडर काम करते के पीरियड में RBI ने ऐसे ऐसे लोगों को लोन दिया और सरकार ने दिलवाया जो कि लोन रिटर्न करने की कैपेबिलिटी में उनकी हालत थी नहीं, जो लोन रिटर्न कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन उनको भी लोन दिया गया। कि अ लार्ज नंबर ऑफ बैड लोन्स, एक्चुअली बैड लोन्स, नॉट अ गुड लोन, originated in the period of 2006 to 2008. Too many loans were made to well-connected promoters who have a history of defaulting on their loans. जिनकी इतिहास रहा है, जिनकी हिस्ट्री रही है कि वो लोन अपना डिफ़ॉल्टर्स हैं, वो लोन नहीं पे करते हैं, फिर भी उनको लोन दिलवाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ गए यार, क्या बात है। पहली बात की सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी 10 रुपये पर लीटर ऑन पेट्रोल और 13 रुपीज़ पर लीटर ऑन डीजल। ये पता है इसका मतलब ये था कि रिटेल सेल जो होती वो नहीं बढ़ेगी, नॉट चेंजेज ऑन द अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन ड्यूटी। लेकिन ये था कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अपना रेट चेंज करना चाहती है तो वो रेट चेंज कर सकती है।
लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया था 10 रुपये और 13 रुपये, इसकी वजह से आम आदमी को अपने पेट्रोल टंकी पर 1 पैसे का भी फ़र्क नहीं दिखना था। लेकिन सबसे पहले और उसके बाद भी एक ट्वीट किया गया था कि द प्राइस हाइक विल बी एब्जॉर्ब बाय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लीडिंग टू नो इंक्रीज इन रिटेल प्राइस ऑफ द फ्यूल एट द पंप। मतलब कोई भी 1 रुपये भी बढ़ने वाला नहीं था, लेकिन कुछ सरकार ने, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना रेट बढ़ा दिया। पहले तो मैं यूपी की मैं बात करूँ, यूपी अगले दिन बढ़ा दिया। डीजल पर 1 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया गया है। नई दरें आज से रात से 12 बजे लागू होंगी। उत्तर प्रदेश वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने क्लियर शब्दों में कहा है कि 1 रुपये प्रति लीटर डीजल और 2 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल इन्होंने बढ़ाया है। ये 6 तारीख की रात से लागू होगा। हाँ, लेकिन भाई बात आई केजरीवाल साहब की। केजरीवाल ने दिल्ली में चेंज कर दिया रेट। 69 रुपीज़ 59 पैसे पेट्रोल का प्राइस था, उसको बढ़ा के कर दिया 71 रुपीज़ 26 पैसे, मतलब 1.5 रुपये के आसपास। फिर 1 रुपये 67 पैसे, 1 रुपये 67 पैसे, ठीक है। और डीजल का प्राइस बढ़ा दिया 62 से 69, मतलब 7 रुपये 10 पैसे। मतलब दिल्ली गवर्नमेंट जो करना चाहती है, दिल्ली गवर्नमेंट मतलब यूपी गवर्नमेंट करती है 1 रुपये और 2 रुपये, दिल्ली गवर्नमेंट करती है 1.5 रुपये और 7 रुपये। फिर भी लोग ब्लेम कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा था कि आपको रेट बढ़ाने ही बढ़ाने, लेकिन अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट रेट बढ़ाना चाहती है तो वो रेट बढ़ा सकती है। तो सिर्फ अभी तक मेरे पास जो डेटा आया था कि उसमें यूपी गवर्नमेंट ने और दिल्ली गवर्नमेंट ने बढ़ाया है। लेकिन आप डिफरेंस भी देखो कि यूपी गवर्नमेंट ने 1 और 2 रुपये बढ़ाया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने 1.5 और 7.5 रुपये बढ़ाए हैं। इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं पूछ रहा है कोई कांग्रेस वाले। और एक और बात, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो ऑन किया था फ्री गैस सिलेंडर के लिए, जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिया जा रहा था, जिसमें से 5 करोड़ 9 लाख लोगों ने बुक किया था इस स्कीम के अंडर में। और 5 मई तक यानी कि परसों तक 4 करोड़ 82 लाख लोगों को सिलेंडर्स ऑलरेडी हैंडओवर कर दिया गया था। यार इसको ज़रा यार 1 और 2 रुपये के लिए इतना भौंक रहे हो तो ज़रा इसके लिए भी कुछ बोल दो कि प्रधानमंत्री ने जो किया है वो अच्छा किया है। ये डिलीवरी हो रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत में, ये भी ज़रा चिल्ला दो, भोंक दो। और हाँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने भी स्टोरी डाली थी, अपने जो व्हाट्सएप क्लोज ग्रुप्स हैं उन्होंने देखा होगा। अब मैंने फेसबुक पर भी ये बात डाली थी कि मैंने उस दिन लिखा था कि 1-2 रुपये अगर पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा दिया जाए तो कुत्ते भौंकने लगेंगे, लेकिन गैस सिलेंडर का दाम 150 से 200 रुपये कम हो गया है, 130 से 150 रुपये कम हो गया है। इस बात पे कोई नहीं बोल रहा है। 30 अप्रैल को रेट था सिलेंडर का, गैस सिलेंडर का, नॉन सब्सिडाइज का सिलेंडर का 744 रुपये, और आज 162 रुपये 50 पैसे घटा करके 551 रुपये कर दिया गया है। वह पेट्रोलियम गैस का इंटरनेशनल मार्केट में रेट गिरा था, तो सरकार के पास 2 ऑप्शन था, या तो पेट्रोल डीजल में रेट घटा दे या फिर सिलेंडर में घटा दे, क्योंकि पेट्रोलियम से यही 2 चीज़ें बन रही हैं। मोमबत्ती खरीदोगे तो अलग बात है यार। तो ये हुआ कि अभी सब लोग लॉकडाउन में है, तो पेट्रोल डीजल अगर 10 रुपये लीटर भी कर दो और 15 रुपये लीटर भी कर दो तो उससे आम आदमी को फ़ायदा नहीं होगा और सिर्फ सिलेंडर वालों को फ़ायदा होगा, तो जो घर में यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए सिलेंडर का रेट सस्ता करना ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन इस पर कोई नहीं बोला। अब 1 रुपये और 2 रुपये पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई और तो उसमें भौंकने लगे। मिनिस्टर पेट्रोलियम ने लिखा है कि सिलेंडर का रेट 162 रुपये 50 पैसे से घटाया जा रहा है, जो कि 1 मई से लागू हो जाएगा। और ये कब तक लागू होगा, इसका इफेक्ट तो भैया अभी मैं यहाँ पर बताया कि ये जो डेटा था कि फ्री सिलेंडर के लिए 5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था, 5 करोड़ 9 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 5 मई तक 4 करोड़ 82 लाख लोगों को घरों में फ्री सिलेंडर पहुँचाया गया था। और कुछ लोग अपने पैसे का हिसाब मांग रहे हैं। अगले सवाल की, आरोग्य सेतु ऐप प्राइवेट हैंड में है, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा था। यार राहुल गांधी तो भैया कुछ भी बोलता रहता है। आरोग्य सेतु ऐप इज अ सोफिस्टिकेटेड सर्विलांस सिस्टम आउटसोर्स्ड इन द प्राइवेट ऑपरेटर्स विद नो इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट रेजिंग कंसर्न टू द डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन द कीपर्स। भैया एक बार राहुल गांधी बता दें ज़रा कि ये प्राइवेट वाली इनको बात कहाँ से पता चली कि ये प्राइवेट ऑपरेटर है, क्योंकि अगले ही दिन रविशंकर प्रसाद ने लिखा था कि भैया डेली ये न्यू ला। भैया राहुल गांधी की तो हमेशा यही काम है कि झूठ बोलना। कि आरोग्य सेतु ऐप एक इन्होंने साफ साफ लिख दिया था कि ये इट इज़ अ रोबस्ट डाटा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर
और नीचे लिखा था कि आरोग्य सेतु ऐप इज़ नाउ बिंग एप्रिसिएटेड ग्लोबली, द ऐप इज़ नॉट आउटसोर्स्ड ऑन एनी प्राइवेट ऑपरेटर। तो जैसे जितनी तेज़ी से राहुल गांधी ये ट्वीट किए थे कि आरोग्य सेतु ऐप प्राइवेट है, लोगों की डाटा लीक हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो क्या अब ये सब क्लियर होने के बाद से प्राइवेट ऑपरेटर नहीं है, ये क्लियर होने के बाद से राहुल गांधी इतनी तेज़ी से माफ़ी मांगेंगे? शायद नहीं। और अगले दिन आरोग्य सेतु ऐप के लिए लिखा था नीचे कि नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी यूजर हैज़ बीन प्रूवन एट अ रिस्क। यार एक बार जाकर आरोग्य सेतु ऐप का डेटा ओपन कर लेना, फेसबुक का डेटा ओपन कर, फेसबुक का प्ले स्टोर पे उनके ओपन कर लेना, व्हाट्सएप ओपन कर लेना और भी बाकी सारी चीज़ें ओपन कर लेना। एक बार तुम्हें पता चल जाएगा कि आरोग्य सेतु ऐप कितनी चीज़ें मांगता है और बाकी लोग कितनी चीज़ें मांगते हैं। अगला क्वेश्चन कि रेलवे चार्जिंग फेयर फ्रॉम द पुअर माइग्रेंट्स ऑफ ट्रैवलिंग श्रमिक एक्सप्रेस। हाँ, ये राहुल गांधी ने ही फैलाया था इस बात को कि चार्ज किया जा रहा है, जबकि रेलवे ने स्टार्टिंग में लिख दिया था कि इंडियन रेलवे इज़ रनिंग श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन टू कीप द बर्थ एम्पटी कोचेज टू द मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग द ट्रेन विद फ्री फूड एंड बॉटल वाटर इज़ बीइंग गिवन। मतलब खाने भी फ्री दिए जाएंगे। उसमें लिखा गया था, इसमें ऊपर लिखा है कि रेलवे चार्जिंग ओनली स्टैंडर्ड फेयर, सिर्फ एक स्टैंडर्ड फेयर ले रही है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, वो भी स्टेट गवर्नमेंट से, विच इज जस्ट 15% ऑफ द टोटल कॉस्ट इनकर्ड बाय द रेलवे। Railway is not selling any tickets to the migrants and is only boarding passes based on the list provided। अब तुम्हें कोई टिकट ब्लैक कर रहा है तो यार उसका ब्लेम तो सरकार पे मत डालो। यहाँ पे राहुल गांधी ने को रिप्लाई किया था कि राहुल गांधी जी संबित पात्रा ने रिप्लाई किया था कि सिर्फ 85% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 15% स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, और इसमें लिखा हुआ है कि नो टिकट्स आर बीइंग सोल्ड एट एनी स्टेशन। फिर भी राहुल गांधी ने माफ़ी नहीं मांगा। और कांग्रेस सरकार ने कहा था कि बाकी जो माइग्रेंट्स हैं उनके पैसे ये सरकार देगी, कांग्रेस सरकार देगी, सोनिया गांधी देंगी। तो भैया बाकी मैं बताऊंगी 85% जब मोदी सरकार देगी और 15% राज्य सरकार देगी, तो बचे कितने हैं? बचे वाले पैसे कांग्रेस सरकार देगी 0%। अब अगला सवाल कि व्हाट मोदी एंड योगी इज़ डूइंग फॉर द इंडियन ड्यूरिंग द कोरोना पैंडेमिक। योगी ने क्या किया ये देख लो कि मुरादाबाद हिंसा हुआ था, 3 बजे जेल भिजवा दिया रात को केस खोल के, क्योंकि इन जैसे लिबरल से भी तो वो करना है उनको। मोदी के लिए डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं, उनको बधाई देते हैं। सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, बहुत सारे देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पीएम मोदी को ट्वीट करते हैं, मोदी को बधाई देते हैं। पीएम मोदी ग्लोबली नंबर 1 माने गए हैं कोविड-19 को लेकर के, जैसे उनकी लीडिंग है इंडिया को, उस हिसाब से नंबर 1 मांगे गए हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानेंगे। आदित्यनाथ सबके सारे गरीब परिवारों के लिए और जो वर्कर्स हैं बाहर, जो मुंबई और कोलकाता हर जगह पे जहाँ पे फंसे हुए हैं, उनको सुरक्षित वापसी लाने के लिए योजना बना रहे हैं। इलाहाबाद से अभी कुछ दिन पहले लाया गया कुछ बच्चों को, जिसमें से एक बस का एक्सीडेंट भी हो गया था। उसके बाद से योगी खुद उसको संज्ञान में लिए, उसके बाद से CMO गए थे, DM गए थे, और कोटा से भी छात्रों को लाया गया। बहुत कुछ हुआ। और नहीं तो इसी में एक बिहार के पुलिसकर्मी हैं, जो पुलिसकर्मी तनवीर खान, नालंदा से गिरफ्तार कर लिया गया अब उनको। लेकिन उन्होंने किया था क्या, ट्वीट किया था कि फेसबुक पे पोस्ट किया था कि भैया योगी आदित्यनाथ को गोली मार देना चाहिए। इन जैसे लोगों से भी तो आदित्यनाथ को बचना है। सबसे बड़ी बात कि आदित्यनाथ के पिता की डेथ हो गई थी 20 अप्रैल को सुबह 10:44 पर, और उस वक्त वो अपनी मीटिंग कर रहे थे अपने मंत्रिमंडल के साथ, और कोरोना वायरस की वजह से वो अपने पिता के आखिरी दर्शन करने नहीं जा पाए। उनका निधन हुआ था, लेकिन वो अपने नहीं गए थे। 25वां सवाल के व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन नरेंद्र मोदी एंड योगी आदित्यनाथ स्पेशली फॉर ऑन देयर एफर्ट्स ऑन अगेंस्ट कोरोना वायरस। इस वक्त पुरानी बातें अगर मैं छोड़ दूं तो कोरोना वायरस को लेकर के जो नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या सोच रहे हो, आपकी क्या व्यूज़ हैं? ये सवाल का जवाब सिर्फ आप लोग दोगे। 24 सवालों का जवाब मैंने दिए, एक सवाल का जवाब आप लोग दो, कमेंट सेक्शन में बता देना। हाँ, और एक और बात, ये वाली मैं छूट ही गई थी कि जामिया मिल्लिया की जो लॉ की छात्र है मरूर परवेज़, इन्होंने क्या लिखा था अभी स्टोरी में कि हंदवाड़ा में शहीद हुए 5 सैनिकों को श्रद्धांजलि पर मेहर ने बोला था कि लोग वॉर क्रिमिनल का महिमांडन क्यों कर रहे हैं। यार इतना कुछ होता रहता है और फिर ये लोग बोलते हैं कि हम इन पर सवाल क्यों उठाते हैं। जामिया मिल्लिया की छात्रा महूर परवेज़ ने हंदवाड़ा के बलिदान में सैनिकों को वॉर क्रिमिनल और एनकाउंटर बताया है। इन्होंने ये भी लिखा था कि अगर ये लोग आर्मी वाले की शहादत पर हम लोग आंसू बहा रहे हैं, तो इनके हिसाब से जो कश्मीरी जो भटके हुए मुस्लिम लोग हैं, जो आतंकवाद का बढ़ावा देते हैं और अभी कल आर्मी पे वो करने लगे, तो इनके हिसाब से वो लोग भी सही कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।